प्रिय शोधार्थियों, शिक्षार्थियों और हिंदी प्रेमियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज आपसे हिंदी कविता के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय समकालीन कविता पर मुखातिब हूँ। आज की बातचीत में समकालीन कविता से जुड़े विभिन्न तथ्यों, मंतव्यों और समकालीन कविता की विशेषताओं से रूबरू होने का अवसर हासिल होगा आपको। समकालीन कविता अपने गहरे अर्थ में राजनीतिक कविता है। समकालीन कविता गहरे मोह भंग से उपजे आम जन के तनाव, चिंता, संघर्ष और जीवन की चुनौतियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इस काव्यधारा के भीतर हिंदी कविता की कई पीढ़ियां सृजन कर्म में एक साथ सक्रिय दिखाई देती हैं। इस काव्य सृजन में अनेक धाराएं हैं, अनेक काव्य शैलियां हैं, अनेक तरह के छोटे बड़े काव्य आंदोलन हैं। उनकी अलग अलग तरह की काव्य ध्वनियां हैं और काव्य प्रवृत्तियां हैं। इन अनेक काव्य आंदोलन का समुच्चय समकालीन काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। काल चेतना के प्रति सजग आलोचक समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहना अधिक संगत मानते हैं। कुछ ऐसे भी आलोचक हैं जो संवेदना और शिल्प की दृष्टि से समकालीन कविता को संपूर्ण परिवेश के यथार्थ की कविता कहना उचित समझते हैं। समकालीन कविता अपने परिवेशगत यथार्थ की व्यापक अभिव्यक्ति है। नेहरू युग के बाद की राजनीतिक विकृतियों, विद्रूपताओं, जीवन के हर क्षेत्र में विघटित टूटते मूल्यों, पीड़ाओं, कुंठाओं, मरते स्वप्नों और विक्षोभों ने इस काव्य सृजन की अनुभूति पाई है। यह काव्य सृजन युग की पीड़ाओं, चिंताओं से साक्षात्कार कराता हुआ हमें बेचैन कर देता है, सोचने विचारने को विवश कर देता है। विद्रोह, विक्षोभ और असंतोष से जन्मी यह कविता मामूली आदमी की व्यथा का इतिहास है। काव्यधारा अपने समय काल की कोख से पैदा होती है। समय की चुनौतियां रचनाकार की अभिव्यक्ति की चुनौती भी होती है। इसलिए हर दौर का काव्य शिल्प पूर्व काव्यधारा के काव्य शिल्प से अलग और नया होता है। तीसरे सप्तक के बाद नई कविता का काव्यात्मक सौंदर्य रूढ़ होने लगा था। नई कविता की रूढ़िवादिता से मुक्ति पाने के लिए नई पीढ़ी के कवियों, विशेषकर धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी ने काव्य की परिपाटीबद्धता से विद्रोह करते हुए नवीन काव्य दीक्षाओं की खोज आरंभ की। समकालीन कविता में नई काव्य दिशाओं की खोज विभिन्न लघु पत्रिकाओं और काव्य आंदोलनों के माध्यम से आरंभ हुई। 7वें दशक के इन काव्य आंदोलनों की एक संक्षिप्त सूची इस अभूतपूर्व काव्य स्थिति का संकेत देती है। अकविता, अन्यथावादी कविता, विद्रोही कविता, सनातन सूर्योदयी कविता, सीमांतक कविता, अभिनव कविता, अधुनातन कविता, निर्दिशा आयामी कविता, सांप्रतिक कविता, ठोस या कॉन्क्रीट कविता, कोलाज पोस्टर कविता, ताज़ी कविता, श्मशानी कविता, विचार कविता, प्रहार कविता, अगीत कविता आदि काव्य आंदोलन। 7वें दशक में लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ये कवि अनेक तरह से उभर कर आए और फिर गायब हो गए। नई कविता के बाद की कविता या समकालीन कविता में एक साथ हिंदी कविता की कई पीढ़ियों के कवि सक्रिय हैं। समकालीन कविता एक विशाल सृजनात्मक सरिता है जिसमें अनेक धाराओं का वैचारिक स्वर सुनाई देता है। 7वें 8वें दशक में 30 से ज़्यादा काव्य आंदोलन कवियों और आलोचकों द्वारा प्रस्तावित किए गए, किंतु इनमें से किसी एक को केंद्रीय महत्व नहीं मिला। इसका प्रमुख कारण समकालीन कविता द्वारा किसी भी तरह के केंद्रवाद का निषेध है। किसी भी एक विचारधारा या दल का इस पर वर्चस्व नहीं है। यह एक खुला हुआ जीवन जगत का रचना क्षेत्र है जिसमें कवि अपने जीवनानुभव के यथार्थ को सृजनात्मकता में नई अंतर्वस्तु और
रूप देता है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं मलयज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजकमल चौधरी, धूमिल, कुमार विकल, लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, जगदीश चतुर्वेदी आदि। समकालीन प्रवृत्तियां प्रवाहमान होती हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति निर्धारित करना, उन्हें सीमाओं में बांधना होगा। बावजूद इसके समकालीन कविता में जो काव्यात्मक विशेषताएं मौजूद हैं, उनके आधार पर हम इस काव्यधारा की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। समकालीन कविता अपने परिवेश के प्रति गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का एहसास कराती है। समकालीन कविता के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कवियों ने समय समय की चुनौतियों से उपजी बौद्धिक चिंताओं को सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्ति दी है। इन सभी कवियों में अपनी काव्य संवेदना को इतना धारदार, निर्भय और व्यापक बनाया कि उसमें न केवल राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार, व्यंग्य, वक्रोक्तियों, खींच, आक्रोश, गुस्सा और विद्रोह के मुद्राएं हैं, वरन मानवीय सार्थकता के सभी सरोकार सक्रिय हैं। जीवन जगत के व्यापक प्रश्नों को उठाने के कारण इस काव्य भूमि की अर्थ चेतना का विस्तार हुआ है। समकालीन काव्य की अंतर्वस्तु अत्यंत व्यापक है। इन कविताओं में पूरे देश की जनता के दुखते कसकते अनुभव को अभिव्यक्ति मिली है। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक सभी समस्याओं, प्रश्नाकुलताओं को इन रचनाकारों ने निर्भीक होकर अभिव्यक्ति प्रदान की है। लोकतंत्र का भीतरी खोखलापन, कांग्रेसी समाजवाद का ढोंग और छल, पूंजीपतियों से साठ-गांठ, जनता का भयंकर शोषण, आपातकाल की क्रूरता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लोक क्रांति, सांप्रदायिक शक्तियों का उभार, जातिवादी, नस्लवादी, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का संघर्ष, युवा पीढ़ी के विद्रोह के अनेक पक्ष आदि सभी परिस्थितियों का चित्रण समकालीन कविता में किया। समकालीन कविता में लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरा मोहभंग दिखाई देता है। नेता, सांसद, समाजवाद और स्वतंत्रता पर समकालीन कवियों ने जो स्वर अपनाया है, वह स्वाधीन भारत का काला इतिहास है। स्वतंत्रता कहने भर को है, आज़ाद भारत के बाद की नारकीय स्थिति उसकी स्वतंत्रता पर मुंह चिढ़ाती है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। रघुवीर साय की यह कविता लोकतंत्र की सच्ची वानगी को पेश करने का प्रयास करती है। समकालीन कविता में नेता शब्द अमूल्युत होकर लुटेरे, हत्यारे, गुंडे का अर्थ पा गया है। सौमित्र मोहन की लंबी कविता पटकथा और धूमिल की लंबी कविता मोचीराम, नागार्जुन की लंबी कविता हरिजन गाथा पूरे राजनीतिक प्रतन की त्रासदी का खुलासा है। धूमिल लिखते हैं, दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। समकालीन कविता का कथ्य जनसंघर्ष की चेतना को अनेक रूपों, स्तरों से सीधे सीधे अभिव्यक्ति देता है। प्रगतिवाद और नई कविता के कवियों की व्यवस्था विरोध की प्रवृत्ति इस कविता में विद्रोह विक्षोभ का रूप ग्रहण कर लेती है। सन 1960 ईस्वी के बाद की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, चरित्रहीनता, आपातकाल की बर्बरता, काले काले अध्यादेश नागार्जुन से लेकर धूमिल तक को गुस्से में भर देते हैं। हरिजन गिरिजन नंगे भूखे हम तो डोले वन में, खुद तुम रेशम साड़ी डांटे उड़ती फिरो मगन में। महंगाई की सुर्फ नखा को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सर पर डाल रही हो। नई कविता के लघु मानव को अपदस्थ कर समकालीन कवि कविता में आम आदमी को स्थापित करता है। हालांकि आम आदमी बहुत ही भ्रामक और अस्पष्ट शब्द है। असल में समकालीन कविता में संघर्ष करता हुआ लोकतंत्र के मलबे में छटपटाता जो असंतोषी आदमी है, वही आम आदमी है। कवि आलोचक मलयज लिखते हैं, नेहरू युग के बाद की राजनीति आम आदमी की राजनीति है। छात्र असंतोष, घेराव और दल बदल में आम आदमी की ही नस बजती है।
जिस राजनीति के अंतर्गत न्यूनतम कार्यक्रम का झंडा पार्टी सिद्धांतों के चिथड़े को सिलकर बनाया गया हो, वहाँ मोहभंग की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। आम आदमी की राजनीति स्थिति के इस कटु यथार्थ से शुरू होती है। समकालीन कविता गहरे स्तर पर राजनीति से वाबस्ता है। बदलते समय के साथ राजनीति आज जीवन के इतने रूपों, विविध मुद्राओं में घुस आई है कि उससे तटस्थ या दूर रह पाना असंभव है। सभी कवियों ने, जैसे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, धूमिल ने राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। समकालीन कविता के दौर की अधिकांश कविताएं राजनीतिक कविताएं कही जा सकती हैं। उदाहरण के लिए लुकमान अली के लिए स्वतंत्रता उसके कद से केवल 3 इंच बड़ी है। वह बनियान की जगह तिरंगा पहनकर कलाबाजियां खाता है। वह चाहता है कि 5वें आम चुनाव में बौनों का प्रतिनिधित्व करे, उन्हें टॉफियां बांटे, जाति और भाषा की कस्में खिलाए। समकालीन कविता सभी पुरानी सौंदर्य अभिरुचियों पर प्रहार करती है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र के सभी मूल्य यहाँ मूल्यहीन हो जाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति की विकृतियों का प्रभाव भी इन कविताओं पर दिखाई देता है। समकालीन कवियों ने प्रकृति के लिरिकल मूड को छोड़कर गद्यात्मक ठोस यथार्थ से भरी नाटकीय कविताओं को आगे बढ़ाया। इस काव्यधारा ने नई कविता की लंबी कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। समकालीन कविता की काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा है। काव्य भाषा के आभिजात्य को पूरी तरह मुक्त करते हुए इस आंदोलन ने एक जोरदार अभियान चलाने का प्रयास किया। धूमिल इसकी चरम अभिव्यक्ति के रूप में नजर आते हैं। समकालीन कविता के पीछे लोक संवेदना की ताकत काम करती है। लोकानुभव जब बोलचाल की भाषा में रच जाता है तब वह कितनी सहजता से संप्रेषित हो पाता है, इसे धूमिल ने सिद्ध कर दिखाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका और सोवियत रूस 2 महाशक्ति के रूप में उभरे, वैश्विक पटल पर इसका परिणाम शीत युद्ध के रूप में दिखाई दिया। उस समय के दौर के विश्व साहित्य पर उस शीत युद्ध का प्रभाव किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देता है। विश्व साहित्य के रचनाकारों में कला को समाज का पक्षधर मानने वालों ने अपने प्रेरक के रूप में सोवियत रूस को चुना। वहीं कला की स्वायत्तता की मुहिम चलाने वाले रचनाकारों ने अमेरिका से अपनी प्रेरणा शक्ति प्राप्त की। हिंदी कविता में शीत युद्ध के प्रभाव को नई कविता के कवियों की कविता और उनके आलोचनात्मक लेखन में देखा जा सकता है। सन 1991 ईस्वी के सोवियत संघ के विघटन के बाद महाशक्ति का संतुलन टूट गया और विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के उत्थान और सबसे प्रभुत्वशाली हो जाने के कारण विश्व पटल पर भूमंडलीकरण और बाजारवाद का स्वर उभरा। समकालीन हिंदी कविता में भूमंडलीकरण, बाजारवाद और उपभोक्तावाद का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिकता बोध जिस तरह केंद्रीयता की अवधारणा को लेकर चलता है, वहीं उत्तर आधुनिकता केंद्रीयता को विकेंद्रित करती है। इसलिए उत्तर आधुनिकता में अस्मितामूलक विमर्श और स्थानीयता प्रमुखता से स्थान पाता है। समकालीन हिंदी कविता पर उत्तर आधुनिकता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जहां पहले की कविताओं में अस्मितामूलक सवाल बहुत कम दिखाई देते थे, वहीं समकालीन हिंदी कविता में अस्मितामूलक सवाल इस युग के प्रमुख स्वर के रूप में उभर कर आए हैं। समकालीन हिंदी कविता में बहुतायत रूप में हाशिए के कवियों ने अपनी ज़मीनी सच्चाई को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है, चाहे वह स्त्री प्रश्न हो अथवा दलित प्रश्न या आदिवासी प्रश्न। समकालीन हिंदी कविता में हाशिए के हर समुदाय से अभिव्यक्ति प्रकट हुई है। स्त्री प्रश्न को लेकर जहां एक और पहले की कविता अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी लिखकर अपनी करुणा प्रकट करती थी, वहीं समकालीन कविता में स्त्री अपने अधिकार, हक और निजता को लेकर मुखर दिखाई देती है। सत्ता का वर्चस्व प्रभुत्वशाली वर्ग को सांस्कृतिक शक्ति प्रदान करता है। क्रांतियां सामाजिक संरचना में बदलाव लाती हैं, किंतु सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव सतत आंदोलन के परिणामों में निहित है। पितृसत्ता से संघर्ष और समानता के अधिकार की लड़ाई स्त्री के लिए आज तक जारी है। आज भी लड़का लड़की का लैंगिक भेद सामाजिक संरचना में सुविधा और वंचना की गहरी खाई में बांटता है। यही कारण है कि अनामिका जैसी कवियत्री लिखती हैं, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आप बताशा खा, राधा झाड़ू लगा,
भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा, नया घर है। राम देख, यह तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। रीतिकालीन दैहिक सौंदर्य से स्त्री मन के अभिव्यक्ति की यात्रा के बीच स्त्री संघर्ष का लंबा इतिहास है। यात्रा के इस समकालीन पड़ाव पर स्त्री अपनी निजता, अपने एकांत, अपने अस्तित्व को लेकर पुरुष से प्रश्न करती है। निर्मला पुतुल अपनी कविता में कहती हैं, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? समकालीन हिंदी कविता में स्त्री प्रश्न को लेकर कविता लिखने वाली कवित्रियों में प्रमुख हैं अनामिका, सविता सिंह, कात्यायनी, अर्चना वर्मा, अनुपमा सिंह, मोनिका कुमार आदि। जाति का प्रश्न भारतीय समाज का सबसे जटिल प्रश्न है। भारतीय समाज में जातीय संरचना में जो असमानता है वह आज़ादी के अर्धशतक पूरे हो जाने के बाद भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। समकालीन हिंदी कविता में लैंगिक समानता के साथ सामाजिक समानता की आवाज़ भी मुखर रूप में अभिव्यक्त हुई है। आज़ाद भारत का दलित कवि प्रश्न करता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता में आप जातिवादी सामाजिक संरचना के भारतीय मन को बखूबी समझ सकते हैं या सकती हैं। दलित प्रश्न को उठाते हुए काव्य रचना करने वाले कवियों में प्रमुख हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, मलखान सिंह, सुशीला टागभौरे, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन, अनीता भारती, जयप्रकाश करदम आदि। भूमंडलीकरण के बाद जिस तरह से पूंजीवादी ताकतों ने संसाधनों का तीव्र गति से दोहन करना शुरू कर दिया, जल, जंगल और ज़मीन की संस्कृति के रक्षक आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक संकट का दौर शुरू हो गया। समकालीन हिंदी कविता में जल, जंगल, ज़मीन के सांस्कृतिक संकट से उपजे आदिवासियों के विस्थापन का दर्द भी अभिव्यक्त हुआ है। आदिवासी कवियों में प्रमुख हैं निर्मला पुत्तुल, जनसिता केरकेट्टा, रमणिका गुप्ता, अनुज लुगुन आदि। समकालीन हिंदी कविता की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूर्व की सभी काव्य धाराओं में अधिक लोकतांत्रिक साबित हुई। लोकतांत्रिक इस अर्थ में कि समकालीन कविता में LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर को भी अभिव्यक्ति मिली है। जिस भारतीय समाज में किन्नर को गाली का पर्याय समझा जाता था, उस समाज में उसके संदर्भ में विमर्श का होना अपने आप में प्रगतिशील कदम है। LGBTQ विमर्श पर काव्य रचना करने वाले रचनाकारों में प्रमुख हैं आर चेतन क्रांति, रश्मि भारद्वाज, निवेदिता झा आदि। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के रचनाकारों के एक साथ काव्य रचना करने से आज की हिंदी कविता अपने कथ्य और शिल्प के लिहाज से काफ़ी समृद्ध हुई है। कविता की समकालीन दुनिया अपने अलग अलग तरीक़ों से अनंत रूपा अभिव्यक्तियों को प्रकट कर रही है। खास बात यह है कि वह हर अनसुनी आवाज़ को सुनने के लिए उत्सुक है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों और हिंदी प्रेमियों, मुझे विश्वास है कि आज की बातचीत में हम लोगों ने समकालीन कविता के अनेक सिरों को ठीक ढंग से समझा होगा और उनके आधार पर समकालीन कविता की अपनी समझ साफ की होगी, बेहतर की होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।